अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आप लोगों की इस तरह करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाने का और शौक़ पैदा होगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सरपरस्त। नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि कुत्ते के बारे में ही इसमें कुछ कहानी है। तो जो मगरिबी दुनिया है, जो मगरिबी ममालिक है, वो इंसानों से ज़्यादा कुत्तों को अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक जितने कीमती रिश्ते नहीं होते उतने नज़दीक उनके कुत्ते होते हैं और उतने ज़्यादा उनके कीमती भी होते हैं। तो वो उसकी खुशी के लिए, कुत्ते की खुशी के लिए मतलब वो हर वो काम करते हैं जो इंसानों की खुशी के लिए नहीं करते। तो यहाँ पर वही कहानी है। तो शुरू करते हैं। शदीद धुंध थी और कड़ाके की सर्दी। अब्दुल्ला फारूकी टैक्सी रैंक पर अपनी टैक्सी में बैठा हुआ सवारी का इंतज़ार कर रहा था। वक्त गुजारी के लिए उसने रेडियो ऑन कर रखा था। अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बर्फ़बारी की पेशनगोई की जा रही थी। मौसम के ये त्यौहार अब्दुल्ला के लिए नए न थे। मौसम की इन कजादाइयों से उसका याराना था। बरसों बीत गए थे उसे इस शहर में। अब तो धुंध होती या बर्फ़बारी होती या तूफ़ानी झक्कड़ चलती या कड़कड़ाती सर्दी बंदे का नाम पूछती, वो शाम 6 बजे के लगभग ही अपनी टैक्सी में बैठकर टैक्सी रेंज पर पहुंच जाता और अपने मतलब की सवारी का इंतज़ार करने लगता, जो अमूमन उसे मिल ही जाती। दूसरे टैक्सी ड्राइवर उससे अक्सर मजाक में पूछते कि उसके पास ऐसा कौन सा जादू था जो लंबी लंबी सवारियां बाकी टैक्सियों को छोड़कर उसके पास ही पहुंच जाती थी। अब्दुल्ला अपनी शहादत की उंगली आसमान के रुख पर करके निहायत आजिज़ी से मुस्कुरा देता। कामत एक शख्स सड़क के दूसरी जानिब से टैक्सी रैंक की तरफ आया और अब्दुल्ला की टैक्सी के नज़दीक रुक गया। अब्दुल्ला ने बंद शीशे को नीचे कर दिया। फाक्सटन सवारी ने कहा, 30 पाउंड जनाब। अब्दुल्ला ने किराया बताया। नहीं, 25। माजूरत। सवारी आगे बढ़ गई। अब्दुल्ला ने खुला शीशा फिर चढ़ा लिया और गई सवारी की हरकत और सकनात ताड़ने लगा। रैंक में खड़ी दूसरी टैक्सियों के ड्राइवरों से यके बाद दीगरे मजाकरात करता हुआ आखिर तक गया। फिर लंबे लंबे ढक भरता हुआ अब्दुल्ला की तरफ पलट आया। अब्दुल्ला ने शीशा फिर नीचे कर दिया। बास्टर्ड, उसने पहले गाली दी, फिर बोला, तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो, 25 पाउंड ले लेना। बैठो। अब्दुल्ला रजामंद हो गया। वो अगली नशिस्त पर इसके साथ ही बैठ गया। वो लोग कितना किराया मांग रहे थे? अब्दुल्ला ने गाड़ी रैंक से निकालते हुए कहा। 35 के से कम में कोई भी जाने के लिए राज़ी नहीं था। मौसम ख़राब है ना, इसलिए। मौसम ख़राब है तो इसमें हम सवारियों का क्या कसूर तो इन बेचारों का भी नहीं। इस ठंड में जब लोग अपने घरों में आतिशदानों के सामने बैठे या कमलों में दुबके खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम टैक्सी ड्राइवरों को कभी कभी सिर्फ एक सवारी के इंतज़ार में सारी रात घर से बाहर गुजारनी पड़ती है। ज़िंदगी बहुत बेरहम है, सवारी ने कहा। समझौता कर लो तो इसकी बेरहमी दोस्ती में बदल जाती है। आपको कभी ना कभी तो हथियार फेंकना ही पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हार कर ही हथियार फेंकने पड़े। जीत कर भी तो इंसान हथियार के बोझ से अपने कंधे को हल्का करना चाहता है। वैसे भी जंग से हाथ क्या आता है? ठीक कहते हो। हिंदुस्तानी हो? पाकिस्तानी। बहुत तेज़ कौम है और ज़हीन भी। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मुद्दत हुए है यहाँ आए हुए? जब आया था तो तुम्हारी तरह जवान था, अब बालों में यहाँ की बर्फ़बारी की सफ़ेदी उतर आई है। हाँ, अगले 24 घंटों में शदीद बर्फ़बारी की पेशनगोई की जा रही है। आज तमाम दिन बहुत ठंड रहेगी। अब्दुल्ला ने बरसबील तस्किरा किया। मैं तो कल से उदास हूँ। उसकी आवाज़ अचानक रुंध गई। सर्द मौसम पुरानी यादों के ज़ख्म छेड़ने आया होता है। ज़ख्म मेरा बिल्कुल ताज़ा है। वो रोने लगा। अब्दुल्ला को हैरत न हुई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। तवील रफ़ाकत ने उसे इस कौम की नफ्सियात से बखूबी आशना कर दिया था। पागल लोग होते हैं, रोने वाली बातों पर हंसते हैं और हंसने वाली बातों पर रोते हैं। अब्दुल्ला को तर्के वतन के बाद इब्तदाई चंद बरस फैक्ट्रियों में मुलाजमत के बाद टैक्सी ड्राइवर बन जाना अपनी ज़िंदगी का नहायत दुरुस्त और मुनासिब फ़ैसला महसूस हुआ। सफ़र वसीला ज़फ़र वाला मक़ौला गलत नहीं था। अब्दुल्ला का रोज़गार तो था ही सफ़र। इस ज़रिए माश में यकसानियत नहीं, तनों था। मतलब एक जैसा नहीं था। हर किस्म की लोग और हर किस्म के हालात से
वास्ता पड़ता था। अब्दुल्ला का वास्ता भी भांत भांत की सवारियों से पड़ता। इंग्लिस्तान अब सिर्फ अंग्रेज़ का देश नहीं रहा था, दुनिया जहाँ के अक़वाम के अफराद वहाँ आकर बस गए थे, और ये प्यास थी कि बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। कानूनी और गैर कानूनी हर दोनों तरीक़ों से दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से इंग्लिस्तान में लोगों की आमद जारी रहती थी। मलका की राजधानी के ये गैर मामूली कशिश मुकामी लोगों के लिए दिन ब दिन तकलीफ़ दे और आने वालों से नफ़रत का सबब बनती जा रही थी। अब्दुल्ला की टैक्सी में सफ़र करने वाले अक्सर मकामी अफराद अपनी इस नफ़रत का बरमिला इजहार किया करते थे, और इनके मुकाबले पर बैरूनी दुनिया से आने वाली तारिकीन वतन और मुकामी अंग्रेज़ों को जी भर कर बुरा भला कहते थे। अब्दुल्ला दोनों तरफ की सुनता। टैक्सी बिजनेस ने उसे एक अच्छा सामे बना दिया था। सवारियां दौरान सफ़र अपनी अपनी बोलियां बोलती, अब्दुल्ला को बेज़रर समझते हुए अपने दिल की हर तरह की भड़ास निकाल लेती। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड की बदजुबानी का गिला होता, कोई अपने बॉयफ्रेंड के हरजाईपन का शाकी होती, किसी की बीवी अपने घर से उसे निकाल चुकी होती है, कोई अपनी औलाद की आवारगी के किस्से सुनाता, कोई गमे इश्क का मारा होता है, कोई गमे दौरा का सताया हुआ। इंसानों ही नहीं, अपने कुत्ते, बिल्लियों, पालतू चूहों और बंदरों की कथाएं सब बयान करके अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाते। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि टैक्सी ड्राइवर इनकी कथा सुनेगा और तो ये किसको सुनाएगा। वो तो अपने दिल का बोझ हल्का करके उतर चुके होते। टैक्सी बिजनेस अब्दुल्ला के लिए किसी मकतब से कम नहीं था। हर रोज़ वो अपने मिनी बैग में नोटों और सिक्कों के अलावा जीवन की एक दो नई कथाओं के साथ घर वापस लौटता। टैक्सी बिजनेस से अब्दुल्ला को एक अच्छा सामे ही नहीं बनाया, बल्कि दानिश भी अता की। सवारियों की बोलियां सुन चुकने के बाद जब वो बोलता तो अच्छी भली मुअज़्ज़िज़ और आलिमाना गुफ्तगू करने वाली सवारियों की भी बोलती बंद हो जाती। अब्दुल्ला कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मगर परदेश की कठिनाइयों ने और देश की दो धारी तलवारों के पै दर पे वारों ने उसके मुँह में ज़िंदगी की तल्ख व शीरी तजुर्बात की ज़ुबान रख दी थी, और उसे आम समझ बूझ का हामिल अफराद से कदरे जुदा कर दिया था। मैं पूछ सकता हूँ, किस बात ने तुम्हें इस कदर ज़ारो कतार रोने पर मजबूर कर दिया? अब्दुल्ला ने अपने साथ बैठी हुई सवारी से पूछा। मेरा कुत्ता मर गया। अब्दुल्ला दिल ही दिल में हंसा। साला कुत्ते के मरने पर ऐसे रो रहा है जैसे उसका बाप मर गया हो। मगर बज़ाहिर उसने रंज का इजहार किया। बहुत अफसोसनाक। कब हुआ यह हादसा? कल शाम। बीमार तो वो 1 हफ्ते से था। 2 दिन अस्पताल में भी दाखिल रहा। परसों मैं उसे अस्पताल से घर ले आया। घर आकर खुश था, खाना भी खाया। सुबह उसने मुझे इसी तरह प्यार से जगाया जैसे वो बीमार होकर अस्पताल जाने से पहले मुझे जगाया करता था। मैंने उसे प्यार किया, फिर बाथरूम में चला गया। हम दोनों ने इकट्ठा नाश्ता किया। मैं काम पर जाने लगा तो आदत के मुताबिक वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। मुझसे हाथ मिलाया। मैंने उसको थपथपाया, प्यार किया और समझाया कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। घर में और कोई मौजूद नहीं था? अब्दुल्ला ने सवाल किया। नहीं, डोरिन मेरी गर्लफ्रेंड 2 हफ्ते पहले नाराज़ होकर चली गई थी। वैसे भी वो घर में टिकती ही कब थी। नाराज़ क्यों हुई? टोनी की वजह से। टोनी? मेरा प्यारा कुत्ता, मरहूम कुत्ता। डोरिन उससे जलने लगी थी। उसका ख्याल था कि मैं उससे ज़्यादा टोनी से प्यार करता हूँ। क्या वाकई ऐसा था? डोरिन मेरे साथ सिर्फ 8 महीनों से थी और टोनी मेरे साथ कई सालों से था। टोनी के साथ मैंने अपने न जाने कितने सुख दुख शरीक किए थे। कभी कभी तो मैं उसके बालों में मुँह छुपाकर रो भी दिया करता। अच्छा फिर? अब्दुल्ला ने ऐसी बेताबी से पूछा जैसे उस वक्त टोनी से ज़्यादा अहम कोई मौजू उसके लिए नहीं हो। फिर मैं काम पर चला गया और टोनी घर में अकेला था। अच्छा, बेचारा टोनी। शाम को मैं जब काम से वापस लौटा तो वो कुत्तिया डोरिन मुझे मिल गई। फिर मेरी गाड़ी में बैठ गई और कहने लगी, भूखी हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खिलाओ। मैंने कहा टोनी घर में अकेला है, बीमार है। बोली, फिर वही टोनी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो उस वक्त से मेरे साथ है जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला और तन्हा और टूटा फूटा महसूस कर रहा था। मेरी माँ मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। डोरिन कहने लगी, इस सिलसिले में हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे कुछ खिलाओ। मैं उसे इंडियन रेस्टोरेंट में ले गया क्योंकि वो इंडियन खाने की बहुत शौकीन है। हम कोई 2 घंटे रहे। उठी तो कहने लगी, तुम अगर वादा करो कि टोनी को मुझ पर फौकियत नहीं दोगे तो मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ जिसके साथ मैं आजकल रह रही हूँ। मैंने कहा टोनी टोनी ही रहेगा और तुम। उसने खुदा हाफिज़ कहा और चली गई। मैं घर पहुँचा तो
टॉनी का खाना जो मैं काम पर जाने से पहले उसके लिए निकाल कर रख कर गया था, जूं का तू रखा था, और टॉनी फ्रंट रूम की खिड़की के नज़दीक मुर्दा पड़ा था। अब वो आहिस्ता के बजाय बुलंद आवाज़ से रोने लगा। सब्र करो, अब्दुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। मैं सोचता हूँ क्यों गया मैं उस कुतिया डोरिन के साथ, क्यों मैंने 2 घंटे उसके साथ बर्बाद किए। वक्त पर घर आ जाता तो शायद मेरा टोनी मुझे ज़िंदा मिल जाता। शायद वो फ्रंट रूम की खिड़की से झांक कर मेरा इंतज़ार करता रहा हो। शायद वो जाली के पर्दे के पीछे से झांक झांक कर मेरी राह तक रहा हो। आह मेरा टोनी, मेरा प्यारा टोनी। सब्र करो, खुदा को यही मंजूर था। तुम घर आओ तो टोनी को ज़िंदा न पाओ। हो सकता है कि तुम इसे आखिरी सांस लेते हुए न देख पाते, न बर्दाश्त कर पाते, अब्दुल्ला ने कहा। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई इसे मरते हुए नहीं देख सकता था। आह मेरा प्यारा टोनी। अपनी कोहनी को जानू पर टिकाते हुए उसने बाजू को खड़ा किया और अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत में बंद करके अपने पेशानी मुट्ठी पर रख ली। अब्दुल्ला ने गर्दन घुमाकर ज़रा की ज़रा उसकी तरफ देखा। वो मुजस्सम रंजो अमल का पैकर दिखाई देता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर अब्दुल्ला ने कहा, अब तो डोरिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। हरगिज़ भी नहीं, वो त्योरी बदल कर बोला। डोरिन की अब मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। वो आई भी तो मैं उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। मेरे टॉनी से रकाबत रखी, वो बेचारा क्या मांगता था उससे। तुम्हारा ज़ख्म अभी ताज़ा है, इसलिए दर्द की शिद्दत भी ज़्यादा है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस दर्द की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अब्दुल्ला ने दिल ही दिल में उस पर हंसते हुए बज़ाहिर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसने तायद में सर हिलाया। ज़ख्म कितना ही गहरा हो बिलाखिर भर ही जाता है, अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा। बाज़ ज़ख्म नासूर भी बन जाते हैं। ये भी ठीक है, अब्दुल्ला ने तायद की। जैसे मेरी माँ का मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना मेरे लिए नासूर ही तो बन गया था। कितनी ही मर्तबा मेरा जी चाहा कि जाऊं और उस शख्स को कत्ल कर दूं जिसकी खातिर वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें बताऊं, मुझे अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी कि उसके और अपने दरमियान मुझे अपना बाप भी दुश्मन महसूस होता था। डैडी की मौत के बाद जब वो मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मैंने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसने मेरे आंसुओं की परवाह भी नहीं की और चली गई। उसकी जुदाई का ज़ख्म मेरी रूह का घाव बन गया और फिर नासूर बन गया। औरत मनमानी पर आ जाए तो कुछ नहीं देखती, अब्दुल्ला बोला। लेकिन पता है क्या, मेरे कुत्ते की मौत टूटे रिश्ते जोड़ने और नफ़रत को दोस्ती में तब्दील करने का सबब बन गई। उसके लहजे से गमो अंधों की कैफियत अखबारगी को काफूर हो गई। कैसे? अब्दुल्ला ने चौंक कर उसे सवालिया नज़रों से देखा। आज मेरा सौतेला बाप टॉनी की मौत का पुरसा देने मेरे पास आया था। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकता हूँ। ये बात तो उसने उस वक्त भी नहीं कही थी जब वो मेरी माँ को अपने साथ ले गया था। हमने दोस्तों की तरह निहायत गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मैंने कॉलेज में अपनी तालीम के दौरान लाइब्रेरी से मुस्तआर ली हुई किताब में किसी दानिश्वर की ये छोटी सी हिकायत पढ़ी थी कि मैं उन लोगों को भूल गया जिन्होंने मेरी खुशियों में मेरे साथ कहके लगाए थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा याद रखा जिन्होंने मेरे दुख में मेरे साथ बैठकर आंसू बहाए। उसने तवक्कुफ़ किया, फिर बोला, अब मुझे अपने सौतेले बाप से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने मेरा दुख बटाने की कोशिश की। मेरे प्यारे टॉनी की मौत का पुरसा देने मेरे पास आया। ये उसका बड़ापन है, अब्दुल्ला बोला। हाँ, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। इसी तरह से अपने दिल को साफ़ कर लिया है मैंने। माफ़ कर देना बड़ी अज़मत का काम है। बस यहाँ रोक दो। सवारी की मंजिल आ पहुँची। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और अब्दुल्ला को 25 के बजाय 30 पाउंड अदा किए। अब्दुल्ला के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर सवारियाँ उसे तयशुदा किराए से कुछ ज़ायद ही पैसे बतौर बख्शिश दे जाया करती थी। अल्लाह जिसको रोज़ी चाहे वो फ़राख दिली से रोज़ी देता है। शुक्रिया, अब्दुल्ला ने कहा। तुम अच्छे आदमी हो, सवारी बोली। तुम्हारा हुस्न ज़न है, अब्दुल्ला ने इनकिसारी से कहा। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताना भूल गया, कल मेरी माँ भी आ रही है टोनी का पुरसा देने। ज़बरदस्त, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया है। दोस्त वही जो दुख में आपका साथ दे। आह मेरा प्यारा टोनी, मैं उसे कभी नहीं भुला सकूँगा। खुदा तुम्हें सब्र दे, अब्दुल्ला ने बज़ाहिर पुरसोज लहजे में कहा और आला इंसानी और औसाफ की अलंबरदारी की दावेदार इस तरक्की याफ्ता कौम की सख्त परस्ती पर दिल ही दिल में 2 हरूफ भेजते हुए अपनी टैक्सी को वापस मोड़ने की तैयारी। बस इतनी थी ये कहानी। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आजकल हमारे अतराफ़ में भी यही सब कुछ चल रहा है, तो अल्लाह ताला हमारी भी इन सारी चीज़ों से हिफाजत फरमाए, आमीन। और आप लोग
सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।